8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज विज्ञान का पेपर जो कि सितंबर 2023 में आया है, इसका हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, रबी फसल कौन सी ऋतु में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर है शीत ऋतु में। दूसरा प्रश्न, जीवाणु जनित रोग है, तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, ये सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं। तीसरा प्रश्न, कमरे में लकड़ी जलाना खतरनाक है, उत्पादित गैस एक्स कमरे में सो रहे व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है, गैस एक्स को पहचानें। तो इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। चौथा प्रश्न, चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। पांचवा प्रश्न, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्कोहल। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मेलामाइन। मेलामाइन के जो है कपड़े बनते हैं और इन कपड़ों का इस्तेमाल जो है फायर ब्रिगेड वाले करते हैं आग बुझाने हेतु, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। सातवां प्रश्न, इनमें से किसका इस्तेमाल औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोयला गैस। आठवां प्रश्न, भारत का प्रथम आरक्षित वन है, इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। नवां प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक है? तो सही उत्तर आएगा वृक्ष। 10वां प्रश्न, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर है वृषण। 11वां प्रश्न, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्राथमिक तत्व क्या है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी भी कहते हैं, इसकी जो मुख्य तत्व होता है वो है ब्यूटेन गैस, जबकि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसका जो मुख्य तत्व है वो होता है मीथेन। 2 असंचरणीय रोगों के नाम लिखो, मतलब इनका जो है एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा इसका स्थानांतरण नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है कैंसर, मधुमेह, अस्थमा। यह एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। 13वां प्रश्न, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है 106 इसका सही उत्तर है। सही गलत बताने हैं। 14वां प्रश्न, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, सही। गेहूं एक खरीफ फसल का उदाहरण है, गलत। गेहूं एक जो है रबी फसल का उदाहरण है। उसके बाद जो अगला प्रश्न था वो था मोमबत्ती की लौ के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाएं। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, आपने इसी प्रकार से चित्र बनाना है। इसमें जो बिल्कुल जो काले रंग का क्षेत्र होता है आंतरिक क्षेत्र, वो सबसे कम गर्म होता है, फिर पीला भाग होता है जो कम गर्म होता है, उससे बाहर आपका संतरी भाग, और जो सबसे बाहर होता है वो नीला क्षेत्र होता है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। तो आपने ऐसा ही इस चित्र को बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य प्राकृतिक रूप से बने बड़े आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां जंतु बिना किसी विक्षोभ या डर के आराम से रहते हैं और स्वयं भोजन खोजते हैं। यहाँ मानवीय क्रियाकलाप तथा शिकार निषिद्ध होते हैं और इसके उदाहरण हैं पंचमढ़ी, बोरी एवं लोकचौ अभ्यारण्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्राणियों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो दी गई हैं वो 2 हैं, अमीबा में द्विखंडन तथा हाइड्रा में मुकुलन। 19वां प्रश्न, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन लिखिए। सबसे पहले लड़कों में होने वाले परिवर्तन। लड़कों में स्वर यंत्र एडम्स एप्पल विकसित होने पर आवाज़ फटने लगती है, कंधे चौड़े हो जाती हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है, वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं? लड़कियों में दुग्ध ग्रंथियों का विकास हो जाता है, कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके अलावा लड़के तथा लड़कियों दोनों में जननांगों में बाल आने शुरू हो जाते हैं। 20वां प्रश्न है, वनोन्मूलन को रोकने के उपाय लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है नंबर 1, चारण समस्या को नियंत्रित करना। नंबर 2, वन रहित भूमि पर वनारोपण करना। नंबर 3, वन संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन करना व जनता को जागरूक करना। नंबर 4, वनों की कटाई को धीमा करना। नंबर 5, पशुधन को खाद्य पदार्थ व स्थायी आवास प्रदान करना। इन उपायों को अपनाकर हम वनोन्मूलन को रोक सकते हैं।
21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं और इन्हें लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स वे औषधियाँ होती हैं जिन्हें लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे कवक व जीवाणु से उत्पादित किया जाता है और ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, इसको हम पेनिसिलियम नामक फफूंदी से प्राप्त करते हैं। हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन्हें लेते समय। नंबर 1, डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। नंबर 2, सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं जिन पर प्रतिजैविक कार्य नहीं करती। अगले बड़े प्रश्न हैं, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। साथ ही आप इसका सुंदर नामांकित चित्र भी बना सकते हैं जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। ये देखिए। और अंतिम जो आपका प्रश्न था बड़ा, उर्वरक एवं खाद में अंतर लिखिए। साथ में आपको ये भी बताना था उर्वरकों के स्थान पर खाद को प्रयोग करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम अंतर करते हैं। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जबकि खाद कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो मृत पौधों तथा जंतु अपशिष्टों के अपघटन द्वारा तैयार किए जाते हैं। नंबर 2, उर्वरक महंगे होते हैं जबकि खाद सस्ती होती है। उर्वरकों से मृदा को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता जबकि खाद से मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है। नंबर 4, उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जबकि खाद में पोषक तत्वों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। नंबर 5, उर्वरकों का इस्तेमाल ठोस एवं द्रव दोनों रूपों में किया जाता है जबकि खाद का इस्तेमाल ठोस रूप में ही किया जाता है। इसके साथ साथ जो उर्वरक होते हैं वो जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण का कारण भी बनते हैं, जबकि खाद से न तो जल प्रदूषण होता है और न ही भूमि प्रदूषण अर्थात मृदा प्रदूषण होता है। अब हम देखते हैं कि उर्वरकों के स्थान पर यदि खाद का प्रयोग किया जाए तो उसके क्या फायदे हैं। नंबर 1, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, मित्र जीवाणुओं व केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है। मिट्टी के गठन में सुधार होता है। गैस विनिमय सरलता से होता है। अन्य पेपर के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल क्रेजी साइंस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।